नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेंगो के बेसिस पे एक प्रोजेक्ट के बारे में। मैंने एक स्टेटस रिसेंटली डाला था जिसमें मैंने आप सब लोगों से पूछा था कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, और बहुत लोगों ने जेंगो फ्रेमवर्क के बेसिस पे एक प्रोजेक्ट या फिर उसके रिलेटेड क्वेरी सेट को किस तरह से यूज किया जाता है, ओआरएम किस तरह से यूज किए जाते हैं, इस रिलेटेड उन्होंने कमेंट में मेंशन किया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोजेक्ट बनाकर बताऊंगा जिसमें वो सब चीजों को मैं कवर अप करूंगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप सब लोगों को ये चीज बताया था कि जेंगो में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली वो सारे के सारे क्वेश्चन को इलेबोरेट करके भी बताऊंगा कि आप किस तरह से एग्जाम्पल देकर वो सारे के सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड दिस प्रोजेक्ट इज बोथ फॉर फ्रेशर्स एज वेल एज फॉर एक्सपीरियंस्ड वन। आप दोनों के केसेस में किसी भी इंटरव्यू में ये प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है ऑफिस एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ऑफिस में एम्प्लॉयज को मैनेज किस तरह से किया जाता है उसके रिलेटेड एक डेमो प्रोजेक्ट होगा जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि किन किन चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए बिफोर मेकिंग दिस प्रोजेक्ट आर पाइथन लैंग्वेज, जेंगो फ्रेमवर्क, एसक्यूएल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि डेटाबेसेस किस तरह से वर्क करते हैं। कोई भी एक डेटाबेस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके अलावा बेसिक HTML, बेसिक CSS और बेसिक बूटस्ट्रैप थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। वेल, अगर नहीं भी नॉलेज होगी इन सब चीजों की तो मैं आपको ये चीज कहूंगा कि इस प्रोजेक्ट को जब आप एंड तक देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इन सब चीजों को यूज किस तरह से किया जाता है। इसके अलावा मैं एक और चीज भी कहना चाहता हूं, अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो या फिर आपको समझ में चीजें आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता दीजिएगा ताकि मैं जेंगो की एक सीरीज आपके लिए लेकर आ सकूं। इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। लेकिन अगर आपको मेरे पढ़ाने का लेवल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो भी कमेंट कर बता सकते हैं ताकि मैं वो वीडियो को या फिर सीरीज को कंटिन्यू ना करूं। जैसे भी आपके रिव्यूज होंगे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। तो अब हम शुरू करते हैं कि प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको पाइथन के बारे में पता होगा और पाइथन किस तरह से इंस्टॉल की जाती है उसके बारे में भी पता होगा। अब हम शुरू करेंगे सीधा जेंगो से कि सबसे पहले आपको जेंगो में क्या चीज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको जेंगो इंस्टॉल करनी पड़ती है। जिस भी फोल्डर में आप जेंगो इंस्टॉल करना चाहते हो उस फोल्डर में चले जाइए। देन उसके बाद आपको मैंने एक कमांड बताई थी कि क्या कमांड होती है जेंगो को इंस्टॉल करने के लिए। तो वो होती है पिप इंस्टॉल जेंगो। इसको आप यहाँ पे अगर टाइप करेंगे तो उसके साथ ही जेंगो इंस्टॉल हो जाएगा। अब जेंगो इंस्टॉल करने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है प्रोजेक्ट को क्रिएट करना। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस होता है और प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, तो आपको वही चीज करने की जरूरत होती है। तो प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए ये कमांड होती है जेंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड देन नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हम वही चीज लिखेंगे जेंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। और अभी मैं इसमें आपका प्रोजेक्ट का नेम जो रखने वाला हूँ वो होगा ऑफिस एम्प्लॉय प्रोजेक्ट। और आपको पता चल जाए कि ये प्रोजेक्ट, इसलिए मैंने इसके लास्ट में प्रोज लिखा हुआ है ताकि आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो जाए। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। तो उसके बाद जब आप इस कमांड को रन करेंगे तो उसके बाद कुछ फोल्डर्स बन जाएंगे इसी प्रोजेक्ट के अंदर। जैसा कि आप इस ड्रॉप डाउन में भी देख रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट का नाम जहां पे हमने रखा था ऑफिस एम्प्लॉय अंडरस्कोर प्रोज, उसके अंदर एक नया प्रोजेक्ट बन गया है जिसमें वो सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं जो मैंने आपको इससे पहले भी बताया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को रन किस तरह से किया जाना चाहिए। तो वेल, आपको रन करने के लिए इसकी manage.py जो फाइल होती है उसी से सारे प्रोजेक्ट रन किए जाते हैं। तो अभी हम इसके पाथ पर पहुंचेंगे। अभी हम इसके बाहर वाले फोल्डर में, तो हम इसके पाथ में जाने के लिए ये कमांड रन करेंगे cd ऑफिस एम्प्लॉय प्रोज। अब इसके साथ हम इसके अंदर आ गए और अब हमारे पास manage.py वाला फोल्डर एज ए रूट फोल्डर बन चुका है। अब हम यहाँ पर जाकर पाइथन manage.py रन सर्वर कमांड को रन करेंगे ताकि ये सर्वर स्टार्ट हो जाए, डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाए। अभी हम इसके लोकल होस्ट पे जिस पे ये रन करता है और इसका पोर्ट नंबर होता है 8000, उस पर जाएंगे। और वेल, आपका पहला प्रोजेक्ट रन हो गया है। अब हम इसके फर्दर स्टेप पर जाते हैं। अब जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है इसके ऐप क्रिएट करना। अब ऐप और प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन अभी मैं अगर थोड़ा बहुत आपको बताऊं तो कैसे बता सकता हूं कि प्रोजेक्ट जो होता है वो पूरी की पूरी एक एप्लीकेशन होती है। उसी एप्लीकेशन में कुछ ऐसे सब मॉड्यूल बनाए जाते हैं जो कि कोई पर्टिकुलर टास्क करते हैं। जैसे कि मान लो एक प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट का नाम कहलाता है। देन उसके अंदर कोई कोई फंक्शनैलिटी, जैसे कि हमने अगर गेटवे ऐड कर दिया, कोई पेमेंट गेटवे ऐड कर दिया या फिर ऐड टू कार्ट वाला बटन ऐड कर दिया, तो उन सब चीजों को एप्स का नाम दिया जा सकता है। तो इस केस में हम एक नई ऐप बनाएंगे जो कि जितने भी हमारे एम्प्लॉय होंगे उन सबको हैंडल करेगी। तो उसके लिए जो कमांड होती है वो होती है
पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप और उसके बाद नेम ऑफ द ऐप। तो इसमें हम यही लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई देन स्टार्ट ऐप, और उसके बाद अभी मैं इस ऐप का नाम जो रखने वाला हूँ वो होगा एम्प्लॉय अंडरस्कोर ऐप, ताकि आपको पता चल जाए कि ये एक ऐप है। इसके अलावा आप कोई भी नाम रख सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। तो जब भी एक कमांड रन करेंगे तो उसके बाद कुछ फोल्डर्स और क्रिएट हो जाएंगे, जैसे कि अगर आप इन दोनों फोल्डर को ओपन करके देखेंगे तो इन दोनों में जो फाइल्स पड़ी हैं वो दोनों अलग अलग फाइल्स पड़ी हैं, और इन दोनों के बारे में मैंने काफी एलेबोरेट करके सेपरेटली उस वीडियो में बताया हुआ है। तो अभी जैसे मैं अगर आपको इसके फ्लो के बारे में बताऊं कि ये इसका फ्लो किस तरह से वर्क करता है, तो सबसे पहले हम इसकी मैनेज डॉट पी वाली फाइल में जाएंगे जहां पे लिखा हुआ है ऑफिस एम्प्लॉय प्रोज डॉट सेटिंग्स, यानी कि हम इस वाले फोल्डर में जाकर उसके सेटिंग्स वाली फाइल में जाएंगे। अब हम अगर सेटिंग्स वाली फाइल में गए तो वहां पे हम देखेंगे कि इसकी बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशंस ऑलरेडी वहां पे पड़ी हैं, जिसको आप ये सारी डिफॉल्टली क्रिएट हो जाती हैं। जब आप इसको देखोगे तो आप खुद भी समझ आओगे सीक्रेट की क्या होता है, डीबग क्या होता है, अलाउड होस्ट क्या क्या है, इसमें इंस्टॉल ऐप कौन कौन से, मिडलवेयर कौन कौन से, तो ये सब आपको यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। आपको इसमें इंस्टॉल्ड ऐप में वो सारी की सारी एप्स डालनी पड़ती हैं जो भी आपने क्रिएट की होती हैं। अभी इस केस में हमने एक नई ऐप बनाई थी एम्प्लॉय अंडरस्कोर ऐप करके, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। देन उसके बाद इसका जो मेन चीज होती है वो होता है रूट यूआरएल कॉन्फ़िग, यानी कि जो भी इन्होंने यहाँ पे यूआरएल का पाथ दिया होगा उसी में सारी की सारी राउटिंग जाती है। इस केस में ऑफिस एम्प्लॉय अंडरस्कोर प्रोच डॉट यूआरएल के नाम से वो फाइल पड़ी है, यानी कि इस फोल्डर के अंदर जो यूआरएल वाली फाइल पड़ी है वो उसकी मेन फाइल होगी। जितने भी हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डालेंगे वो सारे के सारे इसी यूआरएल से होकर गुजरेंगे। देन उसके बाद हमने टेम्पलेट्स डिफाइन किए, जितने भी हम HTML फाइल्स रखेंगे वो हम इसी पाथ पे यानी कि इसी टेम्पलेट्स में रखेंगे। एंड देन फर्दर उसके अलावा भी बहुत ज्यादा सेटिंग्स है, जैसे कि डेटाबेस रिलेटेड सेटिंग। इसमें जो डिफॉल्ट डेटाबेस होता है वो होता है SQLite। अब इसके अलावा आपको बाकी सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब बात करते हैं कि आपको आगे किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए। अब हम अगर इसके यूआरएल वाली फाइल में जाएंगे तो ये डिफॉल्टली एक पाथ क्रिएट करके रख देता है जो कि एडमिन का पाथ होता है। एडमिन के बारे में मैं आपको फर्दर और बताऊंगा कि किस तरह से इसको एक्सेस किया जाता है। अभी के लिए थोड़ा वेट करते हैं, बाद में इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन वो सारा का सारा कंट्रोल इसी फाइल के अंदर आता है। अब हम यहाँ पे कोई भी पैटर्न यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि कोई भी यूआरएल के पैटर्न हो सकते हैं। हम इसी में ही व्यूज वाली फाइल्स बना सकते हैं या फिर इसको ऐप्स में जाकर राउट भी कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी होती है। लेकिन हाँ, प्रेफर्ड चीज यही रहती है कि हम इसको किसी भी ऐप पर जाकर राउट कर दें, ताकि सेपरेट फाइल्स का सेपरेट यूआरएल क्रिएट हो जाए, यानी कि हमें एक ही फाइल्स में वो सारे के सारे यूआरएल ना लिखने पड़े। अभी अगर हम इसी में ही यूआरएल्स को ऐड करना चाहते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर ऐप की ओर राउट करना चाहते हैं, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। हम यूज करेंगे इंक्लूड कीवर्ड का, यानी कि हम इसमें इंक्लूड करके हमें उसके लिए हमें इसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। जो हम पाथ यहाँ से इंस्टॉल इंपोर्ट करते हैं वहीं से हम इंक्लूड भी इंपोर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमें इस तरह से लिखना पड़ता है पाथ, देन उसके बाद इंक्लूड, देन उसके बाद जो भी यूआरएल की तरफ हम इसको राउट करना चाहते हैं वो उसका पाथ दे देंगे। इस केस में हम एम्प्लॉय अंडरस्कोर ऐप डॉट यूआरएल का पाथ देंगे। अब अगर हम इसी के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें ये चीज देखने को मिलेगी कि ऐप में कोई भी प्री डिफाइंड यूआरएल वाली फाइल नहीं पड़ी, तो हमें इसको क्रिएट करना पड़ेगा। इस पे राइट क्लिक करेंगे तो हम इस पे क्रिएट कर सकते हैं ये फाइल, और फाइल का नाम होगा urls.py फाइल। अब हम इसमें वो सारे के सारी चीजें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जो भी हम दूसरी वाली प्रोजेक्ट वाली यूआरएल में पड़ी हैं, तो वहां पे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। देन उसके बाद अब ये जो मेन फाइल होगी यहाँ पे हमें जितने भी डिफाइन करने होंगे कोई भी यूआरएल, वो हम सब सब यूआरएल इसी में डिफाइन करेंगे। अभी के लिए इन सबको हटा देता हूँ और जो हमें जो जो भी यूआरएल चाहिए उसको लिख देता हूँ। तो सबसे पहले डिफॉल्टली ये जो यूआरएल जो जिसको पॉइंट करेगा वो होगा व्यूज डॉट इंडेक्स। ये मैंने एज ए डमी लिख दिया है, कोई भी इंडेक्स आप इसकी जगह पे कोई भी फंक्शन तैयार कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपको सबसे पहले इसमें व्यूज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ ये उनकी रूट फाइल में ही है, तो डायरेक्टली हम फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज को इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसको लिखने का तरीका ये होता है पाथ देन कर्ली ब्रेसेस व्यू डॉट इंडेक्स। इसके आगे आप ये चीज याद रखिएगा कि कोई भी फंक्शन मत डाल दीजिएगा, इसके आगे फंक्शन डालने की जरूरत नहीं होती, नाम सफिशिएंट रहता है। देन उसके बाद जो भी इसका हम एक पर्टिकुलर नेम रखना चाहते हैं वो दे सकते हैं, नेम इज इक्वल टू इंडेक्स। मैं यही कहूंगा आपको प्रेफर्ड नेम वही रखिएगा कि आपको समझ में आ जाए कि ये जो हम किसी भी फंक्शन को पॉइंट आउट कर रहे हैं ये क्या चीज परफॉर्म कर रहा है। तो इसके केस में अभी हम इंडेक्स ही लिखा रहने देते हैं। अभी हमें ये इंडेक्स वाला एक फंक्शन व्यूज वाली फाइल में क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो उसको राउट कर सके। तो उसके लिए हम फंक्शन किस तरह से लिखते हैं,
def देन इंडेक्स देन रिक्वेस्ट, देन उसके बाद कुछ भी रिटर्न कर देते हैं। अभी यहाँ से राउटिंग उसकी जाएगी टेम्पलेट्स वाली फाइल में कि जो भी हम वेब पेज दिखाना चाहते हैं उसके लिए हमें जो भी कोड लिखना होगा उसके लिए हमें एक HTML फाइल बनानी पड़ेगी, तो वो उसके लिए हमें एक टेम्पलेट फोल्डर अलग से बनाना पड़ेगा ऐप में जाकर। तो सबसे पहले एक टेम्पलेट फोल्डर बना लेते हैं, देन उसके बाद उसी के अंदर एक फाइल बना लेते हैं index.html के नाम से, और इसी को राउट कर देते हैं रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट index.html। उप्स, ये पोर्ट नंबर ऑलरेडी यूज्ड है, तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन निकालते हैं। इसको किया कॉपी देन पेस्ट, अब ये पोर्ट नंबर हो गया फ्री। अब हम फिर से यहाँ पे रन कर सकते हैं। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से इसके टाइटल में जो होता है वो नमस्कार दोस्तों लिखा आ गया है। अब हम यहाँ पे कुछ कंटेंट डिस्प्ले करवाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो वेल बॉडी के अंदर हमें कुछ भी चीज़ लिखने की ज़रूरत होती है। अभी के लिए मैं कोई हेडिंग लिख कर रख देता हूँ, हेडिंग H1 देन नमस्कार दोस्तों। तो वेल इस तरह से हम इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इससे हमें क्या चीज पता चल रही है कि जो भी हमने राउटिंग तैयार करके रखी है वो एकदम सही तरीके से रन कर रही है। सबसे पहले जब भी हम कोई प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं तो हमें manage.py फाइल में जाना पड़ता है, देन उसके बाद settings.py फाइल में जाना पड़ता है, देन उसके बाद url.py फाइल में जाना पड़ता है। अब वो url.py वाली फाइल एक प्रोजेक्ट वाली होती है, तो वो किसी ऐप के URL को पॉइंट आउट कर रही है। उसके बाद वो उसी URL वाली फाइल views.py फाइल को पॉइंट आउट कर रही है। तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वर्क कर रहा है। और views.py फाइल के बाद HTML में हमने जो भी चीज डिफाइन की होती है वो सारा का सारा स्ट्रक्चर रन कर रहा है। तो ये इसका बेसिक जो होता है फ्लो होता है कि किस तरह से एक रिक्वेस्ट प्रोसीड की जाती है Django में। तो आई होप कि आपको इतनी क्लैरिटी हो गई होगी। अब आगे फर्दर बात करते हैं। अब जो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है मॉडल्स को क्रिएट करना, यानी कि हमें डेटाबेस के में क्या क्या चीजें चाहिए जो हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। मान लो कि अगर मैं एम्प्लॉयज की ही बात करूं तो एम्प्लॉयज का नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, सैलरी क्या है, बोनस क्या है, और भी चीजें जो कि हम ऐड कर सकते हैं, उन सबका एक मॉडल तैयार करेंगे। तो मॉडल किस तरह से तैयार कर सकते हैं? अगर आपको नहीं पता कि मॉडल्स किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं तो आप उसको इंटरनेट पर जाकर आसानी से सर्च कर सकते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी पड़ी है। अभी अगर मैं डिफाइन करूं तो किस तरह से कर सकता हूं, क्लास एम्प्लॉय देन मॉडल्स डॉट मॉडल, इसके लिए आपको मॉडल्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। देन उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट अब लोगों के सेम भी हो सकते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसका एक सेपरेट टेबल बनाकर रख देते हैं और इसको फॉरेन की के साथ कंबाइन कर देंगे। तो इसके लिए हमें डिपार्टमेंट मॉडल डॉट मॉडल, और उसमें हम दो फील्ड ऐड कर देंगे, नेम और लोकेशन ऐड कर देते हैं। देन उसके बाद सैलरी, देन बोनस, देन रोल। रोल भी कईयों के सेम हो सकते हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि रोल का भी एक अलग से मॉडल तैयार कर देते हैं। ये इसकी एक थोड़ी सी डिसएडवांटेज होती है कि आप इनको जो जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, जब भी आप कोई फॉरेन की के साथ किसी का रिलेशन बना रहे हो, वो वाले जो मॉडल होते हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड करने पड़ते हैं। यानी कि डिपार्टमेंट को हम नीचे नहीं लिख सकते या फिर रोल को नीचे नहीं लिख सकते, इनको हमें ऊपर ही लिखना पड़ता है। थोड़ा बहुत कभी कभी एरर आ जाता है। तो उसके बाद हम इन सब चीज़ों को अगर डिफाइन करने के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है इसको माइग्रेट करने की, तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको बताया था कि कौन कौन सी कमांड यूज़ की जाती है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो अभी के लिए जो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि कौन सी कमांड होती है। सबसे पहले मेक माइग्रेशन करनी पड़ती है, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। तो इसके साथ ये एक फाइल बन गई। अगर हम माइग्रेशन वाले फोल्डर में जाएंगे तो आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी 0001_initial.py। ये एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया है जब हमने मेक माइग्रेशन वाली कमांड रन की। अगर हम इसको ओपन करके देखेंगे तो हमें ये सारी की सारी माइग्रेशन जो भी हमने डिफाइन की थी वो सब देखने को मिल जाएगी। देन उसके बाद हमें इसको माइग्रेट करने की जरूरत पड़ती है ताकि हम डेटाबेस में इसको परमानेंटली स्टोर कर सकें। देन उसके बाद पाइथन manage.py माइग्रेट, ये कमांड रन करने की जरूरत होती है। अब मॉडल क्रिएट करने के बाद जो नेक्स्ट चीज होती है वो ऑप्शनल चीज होती है, लेकिन मैं इसको बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है। हमें बार बार कमांड्स नहीं लिखनी पड़ती और डायरेक्टली हम यूजर इंटरफेस के साथ सब चीजें एडमिन के थ्रू डेटाबेस में डाल सकते हैं। तो हम उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि admin.py फाइल में जाना पड़ता है। देन उसके अंदर हमें जितने भी हमने मॉडल्स बनाए होते हैं उनको रजिस्टर करना पड़ता है, ताकि जब भी हम एडमिन पोर्टल पे जाए तो हमें वो सारे के सारे क्लासेस या फिर सारे के सारे मॉडल दिखाई दे जाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैं admin.py फाइल में चले गए। देन उसके बाद admin.site डॉट रजिस्टर, एंड देन जो हमें मॉडल ऐड करने पड़ते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ता है। सिंस ये सारे एक ही रूट में, तो हम किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं, फ्रॉम डॉट मॉडल इंपोर्ट एम्प्लॉय रोल डिपार्टमेंट,
देन उसके बाद नीचे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, देन उसके बाद इन तीनों को वहीं पे ऐड कर सकते हैं, एम्प्लॉय, रोल और डिपार्टमेंट। इसी के साथ ये सारे के सारे मॉडल हमने रजिस्टर कर दिए हैं एडमिन डॉट पी वाई फाइल में। देन उसके बाद हम अब हमें जरूरत कैसे क्या पड़ती है कि जब भी हम कोई एडमिन पोर्टल पे एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए एक सुपर यूजर क्रिएट करना पड़ता है। अब सुपर यूजर किस तरह से क्रिएट किया जाता है, वेल उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर। वेल तो सबसे पहले आपको यूजर नेम डालना पड़ेगा, इस केस में हम यूजर नेम डाल देते हैं नेटमैन। देन उसके बाद आपको एक ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, ईमेल भी कोई भी डाल सकते हो आप, अभी के केस में मैं netman@gmail.com डाल देता हूँ। देन उसके बाद आपको पासवर्ड रखना पड़ेगा, अभी के केस में 12345 6, और अगेन आपको वही पासवर्ड डालना है 12345 6। तो अभी छोटा है क्या है, कोई बात नहीं, सब चलता है, आप यस कर दो यहाँ पे बाई क्लिक करके और उसके बाद ये सारा सक्सेसफुल होगा। तो इसी की तरह हमने सुपर यूजर को क्रिएट कर लिया। अब फर्दर बात करते हैं कि हमें प्रोजेक्ट को रन करना है, उसके लिए जो कोड चल रहा था उसको पहले बंद कर दूं। देन उसके बाद पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। तो एडमिन पोर्टल को एक्सेस करने के लिए हमें स्लैश एडमिन लिखना पड़ता है। तो ये अभी हमसे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, तो यूजर नेम हमने जो अभी बनाया था वही डालना पड़ता है, और उसके बाद पासवर्ड भी जो हमने अभी डाला है वही डालना पड़ता है। यूजर नेम की जगह आप ईमेल एड्रेस को भी यूज कर सकते हैं, ये एज पर योर कन्वीनियंस होता है, तो जो भी आपको सही लगे आप वो चीज कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि emp_app नाम से वो ऐप बन गई जिसको हमने रजिस्टर करवाया था admin.py फाइल में। देन उसके बाद ये जितने भी हमने फोल्डर यहाँ पे क्रिएट किए थे वो भी आ गए हैं, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय और रोज, ये जितने भी हमने मॉडल बनाए थे वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए हैं। अभी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है तो अभी कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम एंट्री को क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले हम एम्प्लॉय में जाते हैं। एम्प्लॉय में आप ये चीज देख रहे होंगे कि डिपार्टमेंट और रोल क्रिएट करने की जरूरत पहले पड़ेगी हमें कोई भी एम्प्लॉय बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम एक डिपार्टमेंट बनाएंगे, डिपार्टमेंट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, एचआर डिपार्टमेंट हो गया जैसे, और उसकी लोकेशन भी कुछ भी दे सकते हैं, पुणे लोकेशन हो गई। अब मैं फर्दर ऐसे कुछ भी इनपुट डाल दूंगा, कुछ ऐसे एंट्रीज कर दूंगा, आप भी कोई भी एंट्रीज कर सकते हैं। देन उसके बाद सिमिलरली रोल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि नेम यहाँ पे फील्ड है जावा डेवलपर लिख दिया। सिमिलरली आप कोई भी रोल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अभी मैं कुछ इनपुट्स एवं ही डाल रहा हूँ, तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जैसे मर्जी इनपुट डाल सकते हैं। देन अब उसके बाद हम एम्प्लॉयज को क्रिएट कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयज को क्रिएट करने के लिए हमें पहले फर्स्ट नेम डालना पड़ेगा, अगर मान लो कि नितिन डाल दिया, उसके बाद लास्ट नेम डालना पड़ेगा मंगोत्रा। देन उसके बाद डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट अभी आपको जैसे डिपार्टमेंट कोई शो नहीं हो रहा, तो इसको भी मैं रिमूव करने के बारे में आपको बताऊंगा कि आप इसको किस तरह से ऐसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि आप इसको रीडेबल फॉर्मेट बना सकते हैं। अभी के लिए हम एक एंट्री कर देते हैं। देन उसके बाद हम कैसे कर सकते हैं कि आपको सैलरी डालनी पड़ेगी, बोनस डालना पड़ेगा, देन रोल भी आपको भी दिखाई नहीं दे रहे, रोल ऑब्जेक्ट लिखा आ रहा है, तो इसको भी मैं बताऊंगा किस तरह से आप डिस्प्ले करवा सकते हो। देन फोन नंबर, देन हायरिंग डेट, कोई भी डेट डाल सकते हो, अभी जैसे मैंने टुडे डाल दिया। देन उसके बाद आप सेव करिए, और इसी के जैसे एम्प्लॉय की एक एंट्री बन गई। अभी यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट 1 लिखा आ रहा है। अब हम देखते हैं कि इसको डिस्प्ले किस तरह से करवा सकते हैं। तो मॉडल्स वाली फाइल में चले जाइए। मॉडल्स वाली फाइल में हम इसको लिखने का तरीका होता है DEF देन STR जो फंक्शन होता है वो हमें ये चीज डिनोट करके बताता है कि हम किस तरह से किसी फंक्शन के पैरामीटर्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। जो जो भी हमें चीजें रिक्वायर्ड होती है सिर्फ उन्हीं चीजों को ऐड करने की जरूरत होती है, सब फील्ड्स को ऐड करने की जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले जैसे रिटर्न किया सेल्फ डॉट नेम, देन उसके बाद सिमिलरली आप इसको नीचे भी लिख सकते हो रोल के केस में भी, क्योंकि उसमें भी एक ही फील्ड है। देन उसके बाद एम्प्लॉय के फील्ड में जैसे कि अगर जितनी मर्जी फील्ड ऐड कर सकते हो, तो अभी के लिए अगर मैं 4 फील्ड ऐड कर दूं तो %S परसेंटेज, देन उसके बाद सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम कॉमा सेल्फ डॉट लास्ट नेम कॉमा सेल्फ डॉट क्या रखें, फोन नंबर। अब हम उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई चीज़ रखने की ज़रूरत है, तो हम एक %S को कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद हमें इसको फिर से माइग्रेट करना पड़ेगा। तो पहले मेक माइग्रेशन एंड देन माइग्रेट वाली कमांड रन कर दो, देन उसके बाद फिर से रन सर्वर रन कर दो। ओके, स्पोर्ट को मैं फिर से स्टॉप कर देता हूँ। देन उसके बाद पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। अब हम अगर एडमिन पोर्टल पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा कि जो जो भी फील्ड हमने वहां पे लिखी थी वो सब डिस्प्ले हो रही हैं। अब सबसे पहले अगर हम एम्प्लॉय के अंदर जाएंगे, तो अगर हम दूसरी कोई एंट्री लिखेंगे, जैसे कि फर्स्ट नेम मैं लिख दिया प्रांशुल, लास्ट नेम महाजन, देन उसके बाद डिपार्टमेंट, अभी हम डिपार्टमेंट में सारे नाम देख सकते हैं।
तो इस केस में मान लो कि अगर जावा डेवलपर लिख दिया, सैलरी लिख दी, बोनस लिख दिया, फिर रोल भी अभी हम सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं तो हमें उसी तरह से लिख सकते हैं। देन रोल लिखने के बाद फोन नंबर, देन हायर डेट, तो इसी के साथ ये सेव हो गया। अब अगर हम देखेंगे तो ये सारे के सारे नाम हमें डिस्प्ले हो रहे हैं, पहले की तरह ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब अगर हम ऐसे ही कुछ और भी एंट्रीज करेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं। अब मैं रैंडम ही कुछ ऐसी एंट्रीज करूंगा, आप भी कुछ ऐसे डमी एंट्रीज कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। तो उसके बाद अभी यार इतने नाम नहीं आ रहे, तो मैं जैंगो वाले वीडियो में जाता हूँ, वहां पे देखता हूँ जो जो भी नाम दिखेंगे उसको डाल देता हूँ। गंगा प्रसाद को लिखते हैं, पाइथन डेवलपमेंट करते हैं, देन उसी के साथ जैंगो डेवलपर हैं, और फर्दर नाम लिख दिया, फोन नंबर हो गया, हायर डेट हो गया, और ये बन गया। उसके बाद नेक्स्ट इज पंत अमृत पंत का नाम लिखते हैं। देन इसी के साथ ऑटोमेशन में डालते हैं इनको, और सैलरी हो गई, बोनस हो गया, रोल हो गया, फोन हो गया, हायर डेट हो गया। देन उसके बाद शिवम शर्मा की भी सारी डिटेल डाल देता हूँ। देन उसके बाद किसका लिखें, प्रवीण कुमार। वेल प्रवीण कुमार के बाद है प्रियंका पाटिल, और उसके बाद गौरव दौंग। तो इसी के साथ इन सबकी एंट्रीज कर दी हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एंट्री लिख सकते हैं जैसा भी आपको सही लगे। अब हमारा जो नेक्स्ट काम होता है वो होता है HTML फाइल को डिस्प्ले करवाना, यानी कि जो भी हमने टेम्पलेट्स के अंदर फाइल्स बनानी है उसका काम देखते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बूटस्ट्रैप में जाना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप में आप गेट स्टार्ट पे चले जाइए, और जो भी यहाँ पे कोड लिखा है स्टार्ट करने के लिए आप उसको इंपोर्ट कर लीजिए। वेल ये मैं अभी आपकी सिंप्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ कि आप किस तरह से बूटस्ट्रैप को यूज कर सकते हो, लेकिन मेरी एडवाइस यही रहेगी कि HTML और CSS के बेसिक को आप थोड़ा बहुत जरूर पढ़ लीजिएगा, और उसके अलावा जावास्क्रिप्ट को भी जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन तीनों की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। अभी मैं टाइम बचाने के चक्कर में आपको डायरेक्टली बूटस्ट्रैप पर लेकर जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप को चलाने के लिए आपको स्टार्टर टेम्पलेट की जरूरत पड़ती है। तो इसको करते हैं कॉपी, और अब इसको करते हैं index.py HTML फाइल में पेस्ट। अब हम सबसे पहले अगर इसके टाइटल को चेंज करें तो टाइटल का नाम हम वही रख सकते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, ऑफिस एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। और देन उसके बाद बॉडी में जाके नमस्कार दोस्तों। तो वेल आप अगर देख सकते हैं, इसको रिफ्रेश किया और ये चल पड़ा फिर से वैसा ही। अब हम अगर इसके टाइटल पे देखेंगे तो वहां पे ऑफिस एम्प्लॉय मैनेजमेंट लिखा आ रहा है, मतलब कि चेंजेस रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक कंटेनर लगा देते हैं। कंटेनर का मतलब क्या होता है कि वो सारी की सारी जितना भी हम वहां पे इनपुट्स डालेंगे उसका एक कंटेनर बन जाएगा, और वो सारी की सारी उसी कंटेनर के अंदर चीजें आएंगी। तो कंटेनर को अगर हम सर्च करते हैं तो कोई भी अभी डिफॉल्ट कंटेनर उठा लेते हैं। तो उसको डिफाइन करने का क्या तरीका होता है, div क्लास इज इक्वल टू कंटेनर। तो कंटेनर के अंदर ही हम सारी चीजें लिखेंगे, इसी के अंदर हमने हेडर को डिफाइन कर दिया। तो अब जो नेक्स्ट चीज होती है वो होता है बटन लगाना, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेंगे। तो बटन के लिए हमें बटन पहले सर्च करना पड़ेगा। आप किसी भी तरह का बटन यूज कर सकते हैं, जैसे भी आपको इस एग्जांपल्स में भी दिख रहा है, या फिर जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन में जो भी चीज़ अच्छी लग रही है उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और इसमें हम जो चीज़ उठाएंगे वो ये वाला बटन मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम इसी चीज़ को उठाते हैं। इसका पहले वाली लाइन उठा लेते हैं, लिंक वाला बटन। पहले इसको करते हैं कॉपी, और देन करते हैं पेस्ट। अभी हमें इसमें जो मॉडिफाई करने की जरूरत होती है वो होता है href टैग, और उसके बाद जो भी हम उसका नाम देना चाहते हैं उस बटन का वो चीज। अभी हम सिर्फ इसका स्लैश ही लिख देते हैं, क्योंकि हमने अभी तक कोई यूआरएल डिफाइन नहीं किया। तो अभी के केस में ऐसे ही रहने देते हैं, और उसके बाद दूसरा बटन का नाम लिख देते हैं व्यू ऑल एम्प्लॉय। अभी अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद हम देख सकते हैं कि किस तरह से टाइटल लिखा आ रहा है ऑफिस एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके बाद हेडिंग भी लिखा यही आ रहा है, और उसके बाद जो हमने बटन डिफाइन किया था तो वो बन गया। अब फर्दर ऐसे ही हम 4 अलग अलग बटन तैयार कर लेते हैं। ये मुझे देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करते हैं कि इसमें HR टैग ऐड कर देते हैं। HR टैग ऐड करने के बाद अब हम इसी बटन की 4 कॉपीज बना लेते हैं, और सारे के सारे बटन अलग अलग चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगे। तो व्यू का नाम चेंज करके सबसे पहले व्यू ऑल एम्प्लॉय होगा, दूसरे के बाद ऐड एन एम्प्लॉय होगा, तीसरा होगा रिमूव एन एम्प्लॉय, और चौथा होगा फिल्टर एम्प्लॉय। तो ये 4 बटन 4 फंक्शनैलिटी हम इस प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। आप इसके अलावा कोई और फंक्शनैलिटी भी ऐड कर सकते हो, वो एज पर जैसा भी आपको सही लगे।
अभी हम बात करते हैं सबसे पहले व्यू ऑल एम्प्लॉय। अगर हम इन पे किसी पे भी क्लिक करेंगे तो अभी ये स्लैश हमने यहाँ पे लिखा है, तो स्लैश के कारण ये उसी को ही पॉइंट आउट कर रहा है, यानी कि उसके रूट फोल्डर को ही पॉइंट आउट कर रहा है। देन अगर हम इसी चीज को चेंज भी करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कोई भी यूआरएल को डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यूआरएल वाली फाइल में जाना पड़ेगा और हमें वहां पे सारे के सारे यूआरएल डिफाइन करने पड़ेंगे, जैसे कि ऑल एम्प्लॉय, ऐड एम्प्लॉय, रिमूव एम्प्लॉय और फिल्टर एम्प्लॉय, इन सब का हमने डिफाइन कर दिया। इन्हीं सबके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई फंक्शन भी हमें चाहिए होंगे तो हम उसका उसका नाम भी डिफाइन कर देंगे। फॉर सिंप्लिसिटी के लिए मैं फंक्शन का नाम भी वही रखूंगा जो मैं यूआरएल वाले का नाम रख रहा हूँ, ऑल एम्प्लॉय, ऐड एम्प्लॉय, रिमूव एम्प्लॉय और फिल्टर एम्प्लॉय, और उसी के साथ नेम भी वही रखूंगा। देन उसके बाद मुझे वैसे ही फंक्शन फिर से डिफाइन करने पड़ेंगे व्यूज डॉट पी वाई वाली फाइल में। तो मैंने सारे के सारे वही फंक्शन कॉपी पेस्ट करके बना लिए। अभी चारों फंक्शन बनाने के बाद ये सारे के सारे फंक्शन किसी फाइल को पॉइंट आउट जरूर करेंगे, तो हर केस में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल को पॉइंट आउट नहीं करना। तो हमें उसके लिए भी 4 डिफरेंट एच टी एम एल फाइल क्रिएट करने की जरूरत है, तो अभी हम वही करेंगे। और क्रिएट करने के बाद अगर हम इसी को रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी भी ये चीज़ नहीं हुई। तो नहीं हुई क्योंकि हमने href टैग को अपडेट नहीं किया। तो अभी अब अगर हम इसी टैग को अपडेट करेंगे तो कैसे करेंगे, स्लैश की जगह हम ऑल एम्प्लॉय, स्लैश की जगह ऐड एम्प्लॉय, रिमूव एम्प्लॉय और फिल्टर एम्प्लॉय, जो भी हमने यूआरएल डिफाइन किए हैं उसको डिफाइन कर देंगे कि ये उसको जाकर पॉइंट आउट करेगा। देन उसके बाद अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए अभी ये सब कुछ रन सही से कर रहा है। और जितनी भी मैंने HTML फाइल्स बनाई हैं इन सब HTML फाइल में अभी के लिए मैं सेम कंटेंट ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन हाँ बाद में हम इसको मॉडिफाई जरूर करेंगे। तो अभी मैंने जितनी भी HTML फाइल्स बनाई हैं अभी के लिए मैं सारा कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ कोड, बाद में हम इन सब चीज़ों को मॉडिफाई ज़रूर करेंगे। तो अभी के लिए कॉपी पेस्ट करके सब फाइल्स को मैं अपडेट कर देता हूँ। तो अभी मैं अगर इसका फ्लो एक्सप्लेन करना चाहूँ तो किस तरह से कर सकता हूँ, तो सबसे पहले मैनेज डॉट पी वाई फाइल में इसका कंट्रोल जाएगा और वो सबसे पहले सेटिंग्स देखेगा कि वहाँ पे सेटिंग कौन सी डिफाइंड है। देन उसके बाद सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में जाएगा और वहाँ पे रूट यूआरएल को पॉइंट आउट करेगा और उसके बाद ओ यूआरएल वाली फाइल में जाएगा। सबसे पहले ये जाएगा ऑफिस एम्प्लॉय प्रोजेक्ट वाली फाइल में, तो वहाँ पे जो यूआरएल हमने डिफाइन किए हैं वो वहां पर जाकर इसको पॉइंट आउट करेगा। वहां पे हमने दो तरह के यूआरएल डिफाइन किए, सबसे पहले एक एडमिन वाला और दूसरा जो इंक्लूड करके हमने लिखा है। इंक्लूड करने का मतलब है कि जितने भी यूआरएल हमने इस ऐप में डिफाइन किए हैं वो सारे के सारे यूआरएल इसमें भी इंक्लूड हो जाते हैं, तो सारा का सारा कंट्रोल उसमें भी चला जाता है। देन उसके बाद हम जो ऐप हमने बनाई थी उसके अंदर जो यूआरएल डिफाइन किए हैं उसके अंदर जाएंगे और ये सारे के सारे यूआरएल पे जाके वो सारा कंट्रोल चला जाएगा। उसके बाद हमने जितने भी यहाँ पे यूआरएल डिफाइन किए हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक व्यू फंक्शन भी डिफाइन कर दिया है, तो वो उस व्यू फंक्शन को पॉइंट आउट करेगा। व्यू के बाद हमने कोई HTML फाइल्स पे जहाँ पे भी कंट्रोल को पॉइंट आउट किया होगा वो उस पर जाकर कंट्रोल चला जाएगा। तो जैसे ऑल एम्प्लॉय के केस में हमने व्यू ऑल एम्प्लॉय डॉट HTML फाइल लिखा है तो वो उस पर सारा का सारा कंट्रोल चला जाएगा। तो ये इसकी पूरी की पूरी वर्किंग रहेगी। अब हम लगाते हैं इस पर लॉजिक। सबसे पहले लॉजिक की अगर बात करें तो हमें सबसे पहले डिफाइन करना है ऑल एम्प्लॉय, यानी कि वहां पर हम सारे के सारे एम्प्लॉयज को देख सकते हैं। तो वेल उसके लिए हमें जो लॉजिक लिखना है सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा जितने भी हमने मॉडल क्रिएट किए हैं या फिर जिन जिन भी मॉडल्स की जरूरत है उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अभी के लिए फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट एम्प्लॉय रोल एंड डिपार्टमेंट। अभी हमें सारे एम्प्लॉयज की अगर डिटेल चाहिए तो उसके लिए कौन सा क्वेरी सेट हम यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ओल का यूज कर सकते हैं। ओल का यूज हम उस टाइम पे करते हैं कि जितनी भी एंट्रीज होंगी एम्प्लॉय मॉडल के अंदर वो सारी की सारी एंट्रीज की डिटेल आ जाएगी। देन हम इसको एक कंटेक्स्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं। कंटेक्स्ट के बारे में भी मैंने आपको सेपरेट वीडियो में बताया था, आपको पता चल जाएगा जब हम इसको यूज करेंगे। तो कंटेक्स्ट में अगर मैं जाऊं तो कंटेक्स्ट के बाद मुझे इसको जेसन फॉर्मेट में लिखना होता है। जेसन फॉर्मेट में किस तरह से लिख सकता हूँ कि एम्प्लॉय मैंने पहले निकाल लिए, देन उसी के बाद इसी को एक एम्प्लॉयज पैरामीटर में डिफाइन कर दिया। अब हम इस कंटेक्स्ट को प्रिंट भी करवा सकते हैं और उसके बाद इसको अगर फर्दर HTML पेज पर राउट करवाना हो तो उसके लिए हमें इसको इसके एंड में लिखना पड़ता है कॉमा कंटेक्स्ट। तो अब अगर हम इसी को ही रिफ्रेश करेंगे तो हम इसके जितने भी कंपोनेंट आए हैं यानी कि कंटेक्स्ट में जो भी वैल्यू आई है उसको हम देख सकते हैं प्रिंट में। अब अगर हम उसी को जाकर एडमिन में जाकर भी देखें तो एडमिन में भी वही सब एंट्रीज है जो हमें प्रिंट में दिखाई दी थी। अब हम मतलब कि हमारे पास कंटेक्स्ट वाली वैल्यू आ गई जिसको हम HTML फोल्डर में यूज कर सकते हैं या फिर HTML फाइल में यूज कर सकते हैं। तो ये हमें राउट कर रहा था व्यू ऑल एम्प्लॉय वाली फाइल में, तो इसके अंदर हम जाकर इसका कोड लिख सकते हैं।
अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी हम एम्प्लॉयज़ की डिटेल को शो करेंगे उसको हम एक टेबल की फॉर्मेट में शो करेंगे। तो टेबल के लिए हम बूटस्ट्रैप पर चले जाते हैं, वहाँ पे टेबल सर्च करते हैं। जो भी टेबल आपको सही लगता है या फिर आपको लगता है कि आप यूज़ कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग उसी टेबल को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। इस केस में मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ। अब हमें ये पेज होगा ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स वाले, यानी कि हम इसमें सारी की सारी एम्प्लॉय की डिटेल निकाल सकते हैं। तो वहां पे हम यही चीज लिखेंगे, व्यू ऑल एम्प्लॉय डिटेल। अब अगर हम इसी चीज को रिफ्रेश करेंगे और इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें ये सारे के सारे जितने भी हमने टेबल डिफाइन किए हैं वो सब आ जाएंगे। अब हमें इस टेबल में अपनी एक्चुअल वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना है, तो उसको हम किस तरह से करवा सकते हैं। सबसे पहले हमें जो जो भी चीजें हमें डिस्प्ले करवानी है उसको लिखते हैं, यानी कि उसके हेडिंग में हैशटैग फर्स्ट और लास्ट की जगह फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख देते हैं। देन उसी के साथ जो जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो भी हमारे टेबल में पैरामीटर्स पड़े हैं उसको डिस्प्ले अगर करवाना है तो वो सब लिख देते हैं, सैलरी, बोनस, फोन नंबर, देन रोल, डिपार्टमेंट, देन जो भी लोकेशन थी डिपार्टमेंट की वो चीज़, और देन उसके बाद हायर डेट। तो ये सारे के सारे पैरामीटर हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। देन उसके बाद ये जो चीज़ है, ये तीन जो यहाँ पे वैल्यूज दी हैं, इसको हम फॉर लूप के साथ भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। अभी अगर मैं इसी चीज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो कि जितने भी हेडिंग थे वो आ गए। अब हमें ये जो तीन चीजें दिख रही हैं इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो फॉर लूप का यूज करके और एक जैसा ये अभी लिखा हुआ है। ये वाला तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि जो भी फॉर लूप होगा उससे हम इस चीज को यूज करें। हमें जो वहां से एम्प्लॉय वाला पैरामीटर मिल रहा था उसी चीज को हम यूज करके यहाँ पे फॉर लूप चला सकते हैं। तो अभी के लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। तो फॉर लूप को यूज करने का जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है। देन उसके बाद जितनी भी इसके अंदर वैल्यूज आई होती हैं, अब ये EMPS जो मैंने एम्प्लॉयज लिखा है ये वो चीज है जो हमें कंटेक्स्ट के अंदर जो पैरामीटर डिफाइन किया था वो वाली वैल्यू। उसके बाद ये जो EMPS जैसे हम लिखते हैं ना, फॉर आई इन एम्प्लॉयज, यानी कि आई एक एक उसकी एंट्री होती है, तो हम उसी तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अभी के केस में एक एक वैल्यू है EMP, तो EMP.ID, EMP.फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, हम इस सब चीजों को यूज कर सकते हैं। और इनको यूज करने का तरीका क्या होता है कि हमें 2 बार कर्ली ब्रेसेस लिखना पड़ता है ताकि हम इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सके। बाकी सारे पैरामीटर को तो हम वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं। अब मान लो कि रोल की हमें डिटेल चाहिए, तो रोल के अंदर हमें नेम पैरामीटर के अंदर जाना पड़ेगा। तो उस केस में हम उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एम्प्लॉय डॉट रोल डॉट नेम, देन उसके बाद एम्प्लॉय रोल डॉट डिपार्टमेंट, देन उसके बाद एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट डॉट नेम, देन उसके बाद एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट डॉट लोकेशन, एंड देन उसके बाद हायर डेट। तो इस तरह से हमने ये सारी की सारी वैल्यूज को डिस्प्ले करवा दिया। अब हम चलते हैं आगे। अब हमने इस फोर लूप को जहाँ पे ओपन किया है उसको क्लोज करने की जरूरत भी पड़ती है जेंगो में। आप इसको अभी के लिए सिर्फ याद कर लीजिएगा कि ये होता क्या है। जब मैं जेंगो की सीरीज शुरू करूंगा तो आपको मैं ये सारे के सारे पॉइंट प्रॉपरली एलेबोरेट करके बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, आई नो कि, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ जाए। अब अगर हम इसी को रिफ्रेश करेंगे तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे डिस्प्ले हो गए। मुझे ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी देखने में नहीं लग रही, तो आई कुछ यहाँ पे चेंजेस करते हैं कि इसको अच्छे तरीके से दिखा सकें। अब जैसे यहीं पे लिखा है टेबल, मुझे ये वाला फॉर्मेट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा ब्लैक ब्लैक में होगा तो इसी को हम लिख सकते हैं टेबल हाइफन डार्क देन टेबल हाइफन स्ट्रिप्ड। ये अभी भी नहीं हुआ, तो कोई गलती की होगी हमने, तो देखते हैं। इसमें थोड़ी स्क्रिप्टिंग का इशू हो सकता है कि जो हमने स्क्रिप्टिंग इसका यूज़ किया है शायद उसी में कोई दिक्कत हो डिज़ाइनिंग करने में। वेट करिए, स्टार्टर टेम्पलेट तो यही था। जो गड़बड़ी हुई थी वो ये थी कि जब हम कॉपी पेस्ट कर रहे थे तो हमने सिर्फ बॉडी के नीचे वाले पार्ट को कॉपी कर लिया था, उसके ऊपर वाले पार्ट को कॉपी नहीं किया था। तो अभी हम उसी चीज़ को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें ऊपर भी इसकी स्क्रिप्ट में यह लिंक डालना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले नहीं डाला था। तो उससे इसकी CSS काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो अभी हम अगर इसी चीज़ को लिखेंगे टेबल हाइफन डार्क में, तो हम इसको ऐसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। अभी अगर हम इसी चीज़ को रिफ्रेश करेंगे और व्यू ऑल एम्प्लॉय पे जाएंगे तो ये देखिए हमें वही वाला फॉर्मेट फिर से दिखाई दे रहा है। सारे के सारे एम्प्लॉयज जो कि हमारे डेटाबेस में पड़े थे वो सारों की लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है।
अब हम फर्दर करते हैं दूसरे पेज पर काम, यानी कि ऐड एम्प्लॉय वाले पेज पे काम। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो वही लाइन हम सब में ही ऐड कर देते हैं, नहीं तो वो सारा का सारा एरर बार बार आता रहेगा हमें। तो उसके लिए सब में जाकर कॉपी पेस्ट कर देते हैं वो लाइन। मतलब ये भी सही दिख रहा है। पहले मैं भी सोचूं कि ये लिंक क्यों दिखाई दे रहा है, तो उसका मतलब सिर्फ यही था कि CSS वाली लाइन यहाँ पे ऐड नहीं की थी, जिसके कारण वो CSS को ऐड नहीं कर पा रहा था। तो अभी अगर हम ऐड एम्प्लॉय वाले पेज पे जाएंगे तो उस पर हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? उसके हेडिंग में हम लिखते हैं ऐड एन एम्प्लॉय। तो अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल चला गया है, मतलब हम ये इस वाली फाइल में आ चुके हैं। अब हम इसमें क्या चीज कर सकते हैं ऐड एन एम्प्लॉय करने के लिए, कि जो जो भी हमें फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है उन सब फील्ड्स को डालना, फिर उसके बाद एक सबमिट बटन को ऐड करना। तो ये हमारी प्रॉपर रिक्वायरमेंट है। वेल, तो इसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्म्स पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं फॉर्म्स। देन फॉर्म, आपको यहाँ पे अगर कोई भी फॉर्म अच्छा लग रहा हो तो आप उसी अकॉर्डिंग उसी फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस केस में मैं ये वाला फॉर्म उठा रहा हूँ, आप कोई भी उठा सकते हैं। और इसको अगर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा यहीं पे, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं रिफ्रेश करने के बाद ये सारा का सारा फॉर्म यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब मुझे फालतू की चीज़ें तो चाहिए नहीं इसमें, तो मैं जितने भी अनरिक्वायर्ड फील्ड हैं वो सबको रिमूव कर देता हूँ। तो जो जो नहीं चाहिए मैं उन सबको रिमूव कर रहा हूँ, जो जो चाहिए उसी को रखता है। एक मुझे लेबल की ज़रूरत है, और उसके बाद मुझे एक इनपुट की ज़रूरत है, और उसके बाद एंड में मुझे एक सबमिट बटन की ज़रूरत है। दैट्स इट। और उसी के साथ ही मैं इन पैरामीटर्स के नाम भी चेंज कर देता हूँ। फॉर फर्स्ट नेम हमें फर्स्ट नेम की ज़रूरत है, लास्ट नेम की ज़रूरत है, और जो जो भी पैरामीटर हमें रिक्वायर्ड है हम उन सब चीज़ों को लिख सकते हैं। इसमें हमें टाइप भी चेंज करना पड़ेगा। टाइप की ईमेल की जगह या पासवर्ड की जगह हमें टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम टेक्स्ट दे रहे हैं। अगर हमें नंबर की ज़रूरत होगी तो हमें नंबर लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट की ज़रूरत होगी तो टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें ये चीज़ देखने को मिल गई। इसी को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए HR टैग भी ऐड कर देता हूँ। देन उसके बाद इसी को कॉपी पेस्ट करके 5-6 फील्ड ऐड कर देता हूँ, जो कि है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में हमें इसका टेक्स्ट नहीं चाहिए, हमें इसका नंबर चाहिए। और उसी तरह से रोल में भी सिर्फ नंबर चाहिए। देन बोनस, बोनस में भी सिर्फ नंबर ही चाहिए। और उसी तरह से हम बाकी सारे पैरामीटर्स की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। ये आप खुद भी कर सकते हैं, मैं अभी इसको थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। देन अगर हम इसी को रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अब हमें सबमिट बटन पे कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमने फॉर्म क्रिएट किया होगा वहीं पे हम इसका कोई एक्शन डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि एक्शन के बाद ये किसको पॉइंट आउट करेगा और कौन सा मेथड जाएगा उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्शन इज इक्वल टू स्लैश एड EMP। देन उसके बाद मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। देन उसके बाद एक मैंने आपको चीज बताई थी CSRF टोकन, जो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो आप उसी चीज को यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह का अनवांटेड अटैक ना हो सके। अभी ये साइट मैंने सिक्योरिटी पर्पस के चक्कर में इतनी ज्यादा कुछ हाई फाई नहीं बनाई, तो अभी के लिए आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि लिख लेना, ताकि फर्दर आपको थोड़ी प्रैक्टिस रहेगी। जब भी आप ऐसा कोई कोड लिखें तो आप इस चीज को जरूर लिखें। देन हमें यहाँ पे एक वैल्यू देने की जरूरत भी होती है। वैल्यू में हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो जो भी यहाँ पे पैरामीटर्स हमने डिफाइन किए हैं उन सबको डिफाइन कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं कि इसका लॉजिक लिखना। लॉजिक हम इसकी views.py फाइल में लिखेंगे। तो चलते हैं views.py फाइल में ऐड एम्प्लॉय वाले फंक्शन में। तो सबसे पहले हमें इसके मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा, कि अगर ये मेथड पोस्ट है, हमने वहां पे डिफाइन किया था ना कि ये पोस्ट मेथड होगा, तो ये अगर पोस्ट मेथड है तो उसके बाद कैसे रन करेगा, और अगर ये गेट मेथड है तो उसके बाद कैसे रन करेगा। तो हम उस चीज के बारे में लिख लेते हैं। तो अभी के लिए मैं एक साथ कंडीशन ही लगा रहा हूँ, ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए कि पोस्ट आ रहा है या गेट आ रहा है, हम इसको प्रिंट करवा कर देख सकें। देन उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये पहले पहले वाले केस में क्या हो रहा है कि जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें पोस्ट मेथड देखने को मिल रहा है। और अगर हम उसको सीधा ही रिफ्रेश करते हैं तो हमें गेट मेथड देखने को मिल रहा है। अब हम जितने भी हमारे पोस्ट में वैल्यूज आ रही हैं उसको किस तरह से हम views.py फाइल में गेट कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो जितने भी पैरामीटर हैं यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, देन उसके बाद जो भी पैरामीटर का नाम होगा। ये एक तरीका होता है पोस्ट में से जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उनको निकालने का। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी मैं ऐसे ही सारे के सारे पैरामीटर निकाल लूंगा। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, सैलरी हो गया, बोनस हो गया, फोन नंबर हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, और देन रोल। इसमें मैं एक और चीज बता दूं कि जो जो चीजें तो हमें इंट की फॉर्मेट में आ रही हैं उसको हम इंट की फॉर्मेट में ही लिखें, और जो हमें स्ट्रिंग की फॉर्मेट में आ रही है उसको हमें लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं होती। तो इंट में कन्वर्ट करने के लिए इंट लिख सकते हैं। देन उसके बाद हमें एंट्री करवानी है। अब मैंने एंट्री किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि न्यू कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरह से ऐड कर सकते हैं, जो भी मॉडल का नाम होता है वो। देन उसके बाद जो जो भी पैरामीटर्स होते हैं उसको डिफाइन करना।
तो इस केस में फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम, सैलरी इज इक्वल टू सैलरी, बोनस इज इक्वल टू बोनस, फोन इज इक्वल टू फोन। और अब अगर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू डिपार्टमेंट लिखूंगा तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा, तो हमें उसकी आईडी डिफाइन करनी है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि एक फॉरेन की है। उसके बाद रोल अंडरस्कोर आईडी, और उसके बाद हायर डेट। अब हायर डेट में क्या मैंने डिफाइन किया था कि आज की डेट ही लिखनी है, तो हम आज की डेट को किस तरह से लिख सकते हैं, डेट टाइम डॉट नाउ। तो उसको हमें पहले इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। देन उसके बाद हमें इसको सेव करने की जरूरत भी है, यानी कि इस एंट्री को मॉडल में जाकर सेव करवाना। उसके बाद हम इसको रिटर्न कुछ भी करवा सकते हैं। अभी के लिए मैं अगर रिटर्न करवाना चाहूँ तो कोई भी HTTP रिस्पॉन्स दे सकता हूँ। आप कोई भी फाइल फिर से क्रिएट भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अभी के लिए वही काफ़ी है। तो उसको पहले इंपोर्ट करने की ज़रूरत भी होती है। तो HTTP रिस्पॉन्स को जहाँ पे हमने रेंडर लिखा था उसी के आगे HTTP रिस्पॉन्स लिख सकते हैं, वो वहाँ उसी फोल्डर में पड़ा होता है, तो वहाँ से इंपोर्ट हो सकता है। देन उसके बाद एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। अब अगर ये तो हो गया पोस्ट मेथड की बात, लेकिन अगर हमारे पास गेट मेथड होगा तो उस केस में हमें क्या करना होगा, जो हमने पैरामीटर जो हमने फाइल वहां पे डिफाइन की थी उसी को ही लिख लेते हैं। एल्स इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू गेट, और देन ये रेंडर उसी पे करेगा जिस तरह से पहले वर्क कर रहा था। एल्स भी हमें लिखना पड़ेगा। देन एल्स में हम रिटर्न क्या कर सकते हैं, कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। मान लो कि कोई एक्सेप्शन आ गई तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने डिफाइन कर दिया पोस्ट मेथड, गेट मेथड और एक एल्स कंडीशन। अब हम अगर इसी में ही कोई एक नई एंट्री करवाना चाहते हैं तो नई एंट्री किसकी करवा सकते हैं, वेल नाम अभी कोई भी याद नहीं आ रहा, तो देखते हैं वीडियो में जाके। कार्तिकेय कौशिक, तो इसका नाम कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वही लिख देते हैं। फर्स्ट नेम में आएगा कार्तिकेय, देन कौशिक। देन उसके बाद सैलरी डिफाइन करेंगे, देन डिपार्टमेंट, देन रोल। डिपार्टमेंट में हमें नंबर डालना पड़ेगा, देन रोल में भी नंबर डालना पड़ेगा, और उसके बाद बोनस। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद हम करते हैं सबमिट पे क्लिक, और ये हमें देखने को मिल गया पहला एरर। तो अब हम करते हैं इस एरर को थोड़ा सा रिजोल्व। तो क्या एरर आ रहा है, मल्टी वैल्यू डिक्ट की एरर। वेल ये तब आता है जब हमने नाम इसका सही से डिफाइन नहीं किया था, या इसको वो नाम नहीं मिल रहा होता। एक्चुअली हमने जितने भी यहाँ पे पैरामीटर्स डिक्लेयर किए थे HTML वाली फाइल में, उसमें हमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। इनपुट फील्ड में हमने नेम पैरामीटर वाला फील्ड बनाया ही नहीं, तो हमें वो चीज़ देखनी पड़ेगी। जैसे कि टाइप लिख दिया टेक्स्ट, आईडी लिख दी फर्स्ट नेम, वैल्यू लिख दिया फर्स्ट नेम, लेकिन उसके अलावा हमें यहाँ पे नेम भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले करते हैं नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम। तो सिमिलरली हम नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम, नेम इज इक्वल टू सैलरी, नेम इज इक्वल टू डिपार्टमेंट, जो भी हमने वहां पे पैरामीटर्स को लिया था उन्हीं सब नेम्स के नाम हमें यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे, या वाइस वर्सा। तो सब नाम्स हमें लिखने पड़ेंगे, नेम इज इक्वल टू डिपार्टमेंट, नेम इज इक्वल टू रोल, नेम इज इक्वल टू बोनस। देन अगर हम इसके बाद इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो स्टिल ये एरर दे रहा है, मतलब हमें इसको फिर से चलाना पड़ेगा, रन सर्वर। पोर्ट नंबर भी आ रहा है, तो हम इसको स्टॉप कर देते हैं। फिर से रन करते हैं पाइथन manage.py रन सर्वर। अब ये सही से वर्क करेगा। फिर से रिफ्रेश करते हैं, फर्स्ट नेम डाला, लास्ट नेम डाला, सैलरी डाली, देन उसके बाद डिपार्टमेंट, रोल, बोनस, सब वैल्यू डालने के बाद किया सबमिट, और ये अभी भी एरर दे रहा है फ़ोन का। क्योंकि हमने फ़ोन वाली फील्ड तो डिफाइन ही नहीं की, तो हमें फ़ोन भी ऐड करना पड़ेगा। तो कॉपी करते हैं बोनस वाली फील्ड को, देन उसी में ही फ़ोन को एडिट कर देते हैं, और फ़ोन, देन नेम इज़ इक्वल टू फ़ोन। तो हमने फ़ोन वाली फील्ड भी ऐड कर दी। देन उसके बाद हम इसको करते हैं रिफ्रेश, फिर से सारी एंट्रीज डालते हैं। एंट्रीज डालने के बाद करते हैं सबमिट, और अब आ गया एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। तो फाइनली हमने ऐड कर दिया है एक एम्प्लॉय को डेटाबेस में। अब हम अगर इसको ही चेक करेंगे तो किस तरह से चेक कर सकते हैं, इसके अंदर ही हम अगर एडमिन पोर्टल पे जाएं, तो एडमिन के बाद ये सारा पहले ही आ गया। तो कार्तिकेय कौशिक जो हमने नाम ऐड करना चाहते थे वो सारा ऐड हो गया है, और उसकी डिटेल्स भी सारी आ चुकी हैं। तो इस तरह से हम किसी भी एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हैं डेटाबेस में। तो आई होप कि आपको इस वाले पार्ट की भी क्लैरिटी हो गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जो कि है रिमूव एन एम्प्लॉय। अब अगर हमें किसी भी एम्प्लॉय को रिमूव करना है तो हमें उसकी डिटेल्स चाहिए।
सबसे पहले इस पे जो यूनिक वैल्यू होती है वो होती है उसकी आईडी। तो हम आईडी के बेसिस पे ही इन सब एम्प्लॉयज को रिमूव करेंगे। तो क्या करेंगे कि हम इनकी एक आईडी ले लेंगे और आईडी लेने के बाद उसको डिलीट कर देंगे। इस तरह का इसका सिनेरियो होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इनकी आईडीज को किसी जगह पे डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। आप किसी भी तरह से डिस्प्ले करवा सकते हो। अभी मेरे दिमाग में ये चीज आ रही है कि हम एक ड्रॉप डाउन बनाकर रखें और ड्रॉप डाउन के नीचे जितनी भी सारी उसकी आईडीज है वो सारी की सारी डिस्प्ले करवा सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि HTML वाली फाइल जो भी इसकी डिफाइन की है उसमें बूटस्ट्रैप वाला कोड लिखना पड़ेगा। तो बूटस्ट्रैप पे चलते हैं। बूटस्ट्रैप में जाने से पहले हम HTML वाली फाइल में ही थोड़े बहुत एडिट्स कर लेते हैं जिनकी भी रिक्वायरमेंट है। तो ये सारे के सारे बटन रिमूव करता हूँ। देन उसके बाद हेडिंग में भी हम ये चीज़ लिख देते हैं, रिमूव एन एम्प्लॉय। देन उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट को ऐड करते हैं। तो चलते हैं बूटस्ट्रैप की ओर। बूटस्ट्रैप में आपको ये जो भी फॉर्मेट अच्छा लग रहा हो आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं पहला ही फॉर्मेट उठा रहा हूँ, सही लग रहा है तो हमने उसी को ही कॉपी पेस्ट कर दिया। अगर मैं अब इसी को ही रिफ्रेश करके देखूं तो ये सही से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन लग गया। अब ड्रॉप डाउन बटन, ये मुझे थोड़ा कलर इसका अच्छा नहीं लग रहा, सब कुछ ब्लू ब्लू में हुआ पड़ा है तो ये थोड़ा ग्रे अच्छा नहीं लग रहा। तो सबसे पहले इसका कलर चेंज करें। तो यहाँ पे ये जो सेकेंडरी लिखा हुआ है इसको हम प्राइमरी कर देते हैं, तो इससे इसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो ये अभी देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब हम बात करते हैं कि हम इसमें वो सारी की सारी डिटेल्स किस तरह से लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बटन का नाम ही चेंज कर देते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, चूज एम्प्लॉय आईडी, नहीं, चूज एम्प्लॉय टू बी रिमूव्ड। तो हम जो भी एम्प्लॉय को रिमूव करना चाहते हैं उसकी यहाँ पे आईडी डिस्प्ले करवाएंगे। देन अब हमें चाहिए इसकी आईडी। तो आईडी हम किस तरह से लेकर आ सकते हैं, जिस तरह से हमने पहले कंटेक्स्ट वाले केस में लिया था ना कि कंटेक्स्ट में हमने एम्प्लॉयज की डिटेल रख दी थी और उसको बाद में HTML वाले पेज में पास कर दिया था। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे हम कौन सा वाला फंक्शन है इसका, रिमूव एम्प्लॉय वाले फंक्शन में जाएंगे। देन उसके बाद यहीं पे ही डिफाइन करेंगे कि किस कौन कौन सी आईडी की जरूरत है। आईडी तो हमें ऐसे अकेले भी निकाल कर रख सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ आईडी से हमें भी नहीं पता चलेगा कि वो एम्प्लॉय कौन सा है, तो हम उसके नाम और भी डिटेल वहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जितना भी एम्प्लॉयज की डिटेल है वो सारी की सारी डिस्प्ले करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। देन उसके बाद कंटेक्स्ट में हम उसी डिटेल को डाल सकते हैं जिस तरह से हमने पहले किया, और अभी हम उसी कंटेक्स्ट की वैल्यू को HTML में राउट कर सकते हैं। देन इसमें वो सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी जिस तरह से पहले हमने किया था उसी तरह से। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी हम एक फॉर लूप लगा सकते हैं जिस तरह से हमने पहले चीज की थी। तो हम यहाँ पे जैसे ये तीन वैल्यूज अलग अलग दिखाई दे रही हैं, एक्शन, अनदर एक्शन, समथिंग एल्स है, तो इसकी जगह पे हम वो सारी की सारी आईडीज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो हम आईडी को किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं, पहले हमें ये नीचे वाले दोनों को रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के बाद हम यहाँ पे चला देंगे एक फॉर लूप जिस तरह से हमने पहले वर्क किया था उसी तरह से। तो उसका सिंटैक्स ये होता है, और उसके बाद इसको बंद भी करने की ज़रूरत होती है। तो हम इसको करेंगे एंड फोर, और उसके बाद हम इसको डिस्प्ले कैसे करवाना चाहते हैं, पेज फुल हो गया तो कम करना पड़ेगा। तो हम इसको किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं, एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम अगर हम लिखेंगे तो उसके अंदर जो जो भी फर्स्ट नेम होंगे वो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। अभी हम इसी को अगर सेव करेंगे तो रिफ्रेश करेंगे तो हमें इसके चेंजेस दिखाई दे जाएंगे। चूज एन एम्प्लॉय, रिफ्रेश किया, क्लिक किया, देन उसके बाद ये सारे के सारे नेम यहाँ पे देखने को मिल गए। ये सारे वही नेम हैं जो हमने डेटाबेस में भी देखे होंगे। अब हमें ये थोड़े से अच्छे नहीं लगे कि कई बार क्या होता है कि नेम जो होते हैं वो कई बार दोनों के सेम भी हो सकते हैं। तो हम उसके लास्ट नेम भी ऐड कर देते हैं। लास्ट नेम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, उसके आगे स्पेस, देन उसी वैल्यू को फिर से लिख सकते हैं, एम्प्लॉय डॉट लास्ट अंडरस्कोर नेम। तो अब अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसके साथ फर्स्ट नेम के साथ साथ लास्ट नेम भी देखने को मिल गए। लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है, अगर हम किसी भी आईडी पे जाके क्लिक करेंगे तो वो उसके आगे हैश पे जाके पॉइंट आउट कर रहा है। ये हैश वही है जो हमने कोडिंग में भी लिखा है, मीनिंग कि हमें अभी यहाँ पे इसकी राउटिंग करवानी पड़ेगी। तो हम इसकी राउटिंग किस तरह से करवा सकते हैं, अगर हम कोडिंग में जाए तो हम ये चीज देखते हैं कि HREF में हमने हैश हैश लिखा हुआ है, मीन्स के हैश को पॉइंट कर रहा था। लेकिन ऑब्वियसली हमने हैश कोई भी वैल्यू ऐसे दी नहीं है तो इसीलिए वो उसको पॉइंट नहीं कर पा रहा। अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, रिमूव एम्प्लॉय स्लैश देन उसकी आईडी, जो भी आईडी हम रिमूव करना चाहते हैं वो वहां पे लिख दे। तो अब उसी चीज को ये पॉइंट करेगा। जैसे कि अगर हम इसी चीज को रिफ्रेश करके देखेंगे, देन हम अगर किसी भी आईडी पे जाके क्लिक करेंगे तो वो आईडी को डिफाइन कर रहा है, जैसे कि रिमूव अंडरस्कोर एम्प्लॉय स्लैश टू।
अब ये एरर इसीलिए आया है क्योंकि हमने इसका राउटिंग प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया, हमने सिर्फ रिमूव एम्प्लॉय लिखा है, ना कि रिमूव एम्प्लॉय स्लैश कोई इंटीजर वैल्यू। तो हमें अब वो चीज लिखने की जरूरत है उसकी यूआरएल वाले फाइल में। तो किस तरह से हम जाएंगे, यूआरएल वाली फाइल में गए, यहाँ पे हमने उसको डिफाइन कर दिया, एक नया पार्ट डिफाइन किया, कॉपी पेस्ट करते हैं रिमूव एम्प्लॉय से और वहीं पे हम इंट को डिफाइन कर देते हैं। इंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हम अभी इसके पैरामीटर के अगर लेकर चलें तो emp_id लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा कि ये उसके रिक्वेस्ट के साथ साथ एक पैरामीटर भी लेगा, जो भी हम स्लैश के आगे लिखेंगे वो उसके एज ए पैरामीटर की वैल्यू हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट के साथ हम अगर कोमा लिखकर उसकी वही वैल्यू लिख देंगे, emp_id इज इक्वल टू कुछ भी, कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू दे दो 0, तो वो वैल्यू को उठा लेगा। तो किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, इफ एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी यानी कि अगर एग्जिस्ट करती है तो एक ट्राई एक्सेप्ट वाला फंक्शन रन कर सकते हैं। एक्सेप्ट में किसी को भी अगर ट्राई में अगर वो चीज़ वर्क कर गई तो ठीक है, नहीं तो एक्सेप्ट में वो चीज़ आ जाएगी, कुछ भी लिख सकते हो, प्लीज एंटर वैलिड एम्प्लॉय आईडी। अभी हमें ट्राई में लिखने की जरूरत है कि हमें एक पर्टिकुलर आईडी मिल चुकी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें इसमें फिल्टर अगर ना भी यूज करें तब भी सही रहता है, इसलिए हम गेट का यूज करें। गेट एम्प्लॉयज डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट, उसके बाद आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी। इससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर उसी आईडी को उठाएगा जिसकी जरूरत है। देन उसके बाद हम इसको करेंगे डिलीट, एम्प्लॉय टू बी रिमूव डॉट डिलीट। इसके साथ क्या होगा कि वो जो एंट्री होगी वो रिमूव हो जाएगी और रिटर्न हमें क्या करेगा, कोई भी HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न करके दे दो, एम्प्लॉय रिमूव सक्सेसफुली, जिस तरह से हमने पहले किया था। तो आई होप कि इतनी क्लैरिटी आपको हो गई हो। अब अगर हम इसी को रिफ्रेश करते हैं और किसी एम्प्लॉय को रिमूव करते हैं, अब इसके केस में जैसे कि अमृत पंत को हमने सिलेक्ट किया और उसकी आईडी थी 7, एम्प्लॉय रिमूव सक्सेसफुली, यानी कि ये हमारा एम्प्लॉय रिमूव हो चुका है सक्सेसफुली। अब अगर हम इसी को ही देखना चाहते हैं कि हमारे डेटाबेस में ये चीज़ पड़ी है या नहीं, तो किस तरह से देख सकते हैं, एडमिन पे चले जाओ, एडमिन पे जाके देखेंगे कि यहाँ पे वो एंट्री अब नहीं है, यानी कि वो एम्प्लॉय सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है, यानी कि इस तरह से हमने उस एम्प्लॉय को रिमूव भी कर दिया। तो वेल इसी के साथ हमने 3 मॉड्यूल्स पे काम कर लिया है। सबसे पहले व्यू ऑल एम्प्लॉयज की हम व्यू किस तरह से करवा सकते हैं, उसके बाद ऐड एम्प्लॉयज की हम ऐड किस तरह से कर सकते हैं, और तीसरा रिमूव किस तरह से कर सकते हैं उसी एम्प्लॉय को। और अब बात करते हैं फोर्थ मॉड्यूल पे, जो कि है फिल्टर एम्प्लॉय। फिल्टर एम्प्लॉय के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, हम किस किस फील्ड पर फिल्टर लगाना चाहते हैं, वो सब फील्ड के बारे में पहले ही सोच के रखिए। तो अब हम वर्क करते हैं फिल्टर अंडरस्कोर एम्प्लॉय पे। तो फिल्टर अंडरस्कोर एम्प्लॉय डॉट HTML फाइल में चले जाते हैं, जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद इसमें भी हमें फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जो जो फील्ड्स हमें चाहिए थी उसका नाम डिस्प्ले करवाने के लिए और उसी को ही फिर से भेजने के लिए, तो हम वही चीज़ें यहीं पे भी लिख लेते हैं। इसको ऐड एम्प्लॉय वाली फाइल्स में ही जाके कॉपी कर लेते हैं, एक फॉर्म में हमने पहले ही बना कर रखा था तो उसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी के साथ कॉपी कर दिया। और जो जो फील्ड की हमें रिक्वायरमेंट है सिर्फ हम वही लिख कर रखेंगे, बाकी हम रिमूव कर देंगे। अब हम इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग फील्ड भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको ही समझाने के लिए इन दोनों को मैं एक ही फील्ड बनाकर बता रहा हूं आपको, ताकि आप इसको फर्दर किस तरह से यूज कर सकते हैं आपकी क्लैरिटी के लिए। लेकिन हाँ, आप इसको अलग अलग फील्ड भी बना सकते हो। अभी हम अगर 3 फील्ड ऐड करें तो कौन कौन सी ऐड कर सकते हैं, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन डिपार्टमेंट और देन रोल। ये 3 चीजों से इसकी फिल्ट्रेशन होगी। तो अब हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं, जो जो फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है उनको रिमूव कर दें और बाकी सब वैसे ही रहेंगी। और ऊपर भी इसको एडिट कर देते हैं, इसके हेडिंग को फिल्टर एम्प्लॉय डिटेल। रिफ्रेश करेंगे तो ये सारे के सारे चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिल गए। आपको जो चीज ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है कि जो हमने फॉर्म के ऊपर एक्शन बटन लिखा है वो एक्शन किसको पॉइंट आउट कर रहा है और उस पर कौन सा मेथड जा रहा है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या चीज लिखी है, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू फिल्टर एम्प्लॉय और उसके ऊपर मेथड जो है वो पोस्ट मेथड है। तो ये चीज आपको थोड़ी बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है, यही इसका थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब चलते हैं फिल्टर एम्प्लॉय में कि हम वहां पे लॉजिक लिख सकें, कि लॉजिक हम किस तरह से इसका वर्क करवाएंगे। तो उसके लिए हमें फिल्टर एम्प्लॉय वाले फंक्शन में जाना पड़ेगा, जो कि views.py फाइल में हमने डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, तो हम वो सारी चीजें, सारी वैल्यूज निकाल लेंगे जो हमें पहले भी हमने जिस तरह से निकाली थी वैसे ही। देन उसके बाद सारे के सारे एम्प्लॉयज निकाल लो ताकि हम इसमें फिल्टरिंग प्रोसेस लगा सकें। उसके बाद अगर नेम दिया है तो हम कुछ फंक्शन रन करेंगे, डिपार्टमेंट दिया है तो कुछ रन करेंगे, रोल दिया है तो कुछ रन करेंगे। तो अभी मैंने पास लिख दिया है। देन अभी हम नेम वाले फंक्शन पे चलते हैं।
तो इसमें क्या होगा कि आपका जो नेम है, जो भी आपने वहां पे दिया, वो हम फर्स्ट नेम से भी उठा सकते हैं और लास्ट नेम से भी उठा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी क्यू ऑब्जेक्ट की। क्यू ऑब्जेक्ट क्या होता है, और या एंड कंडीशन के लिए यूज होता है क्वेरी सेट में। तो अभी हम जैसे एक क्वेरी सेट को डिफाइन करते हैं, उसमें अगर हम दो से ज्यादा कोई भी कंडीशन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्यू ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो इस केस में भी हम क्यू ऑब्जेक्ट को ही यूज करेंगे। फर्स्ट एम्प्लॉयज डॉट फिल्टर देन क्यू फर्स्ट नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर आई कंटेन्स। आई कंटेन्स का मतलब ये होता है, आई का हम तभी यूज करते हैं कि अगर हमें कोई केस सेंसिटिव नहीं चाहिए, यानी कि बड़ा ए छोटा ए कोई भी हो, वो दोनों उसी के रिजल्ट में काउंट होंगे, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा, अगर कंटेन, यानी कि मान लो कि अगर पूरा नाम है नितिन और अगर मैंने सर्च किया ITI, तो वो भी उस चीज में सर्च हो जाए। तो इसके लिए हम कंटेन का यूज करते हैं कि वो जो हम वर्ड सर्च कर रहे हैं वो उस नाम में पड़ा हुआ है या नहीं। तो हम इसका यूज कर सकते हैं, फर्स्ट नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर आई कंटेन्स इज इक्वल टू नेम। और देन दूसरी कंडीशन लगाने के लिए, और आई लास्ट नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर आई कंटेन्स इज इक्वल टू नेम। अभी हमें क्यू जो फंक्शन है, क्यू जो ऑब्जेक्ट है, उसको डिफाइन करने की जरूरत भी होती है कि ये कहाँ से आ रहा है। तो उसके लिए हम इस ऊपर चले जाते हैं। तो हम इसको डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि इंपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं, फ्रॉम जेंगो डॉट डीबी डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट क्यू। तो इस तरह से ये इंपोर्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं डिपार्टमेंट। तो इस तरह से क्या होगा कि ये जितने भी फिल्टर आउट होकर आएंगे, जो हमारे पास पहले EMPS की वैल्यू पड़ी थी, उसमें से कुछ वैल्यूज को फिल्टर आउट करके हम EMPS वाली में फिर से डाल देंगे, यानी कि उसकी वैल्यू को रिफ्रेश कर देंगे, जो कि अपडेट हो जाएंगे। उसकी वैल्यू अब कुछ कम दिखाई देंगी, पहले जितनी नहीं होंगी। देन अब हम डिपार्टमेंट से इसका फिल्टर करेंगे, तो EMP डॉट फिल्टर देन डिपार्टमेंट इज इक्वल टू डिपार्टमेंट। ये चीज लिखेंगे तो थोड़ा एरर आएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट जो वहां पे फील्ड डिफाइन की है वो डिपार्टमेंट एक्चुअली फॉरेन की है। तो हमें उसको उसी तरह से डिफाइन करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट को फिल्टर किस तरह से कर सकते हैं, वेल नंबर बहुत ही ज्यादा अजीब हो जाएगा, नंबर से किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं कि उसकी जगह टेक्स्ट फील्ड ही लगा देते हैं। तो टेक्स्ट फील्ड की जगह जहाँ पे हमने नंबर लिखा था वहां पे टेक्स्ट फील्ड लगा देते हैं। तो उसको हम फिल्टर किस तरह से कर सकते हैं, फिल्टर करने के लिए फिर से हम डिपार्टमेंट वाले फोल्डर में आते हैं, EMPS इज इक्वल टू EMPS डॉट फिल्टर देन डिपार्टमेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। ये इसके लिखने का तरीका होता है। जो भी हमने मॉडल डिफाइन किया होता है, देन अंडरस्कोर अंडरस्कोर 2 बार लिखना होता है, देन उसके बाद जो भी उसकी फील्ड होती है, ये इसके लिखने का तरीका होता है, इज इक्वल टू डिपार्टमेंट। सिमिलरली रोल्स में भी हम यही चीज कर सकते हैं, एम्प्लॉयज इज इक्वल टू एम्प्लॉयज डॉट फिल्टर देन रोल अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू रोल। और इन सब वैल्यूज को हम कंटेक्स्ट में डाल देंगे। कंटेक्स्ट में भी उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले डाला था, EMPS देन उसके बाद EMPS। तो अब हम इसको किस पे राउट करेंगे, एक HTML वाले पेज पे राउट करेंगे, जिसमें हम ये सारी की सारी वैल्यू वहां पे लेकर जाएंगे। तो हम उसके बाद फिल्टर करने के बाद इसको, जो पहले हमने व्यू ऑल एम्प्लॉयज लिखा था, उसी में ही इसको राउट कर सकते हैं। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको रेंडर करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट कॉमा व्यू ऑल एम्प्लॉय डॉट HTML देन उसके बाद कंटेक्स्ट की वैल्यू। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारे फिल्टर आउट होकर जो एम्प्लॉयज निकले हैं, सिर्फ उन्हीं की वैल्यू वहां पे डिस्प्ले होगी। नहीं तो अगर गेट मेथड जैसे हम पहले रन कर रहे थे उसी तरह से वो रन करेगा, यानी कि फिल्टर एम्प्लॉय वाली फाइल में चला जाएगा। नहीं तो हम कुछ एरर डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब अगर हम इसी को रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश करने के बाद एम्प्लॉय फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम शर्मा अगर लिखें तो सबमिट करें, तो हमें जो लास्ट नेम या फिर फर्स्ट नेम में भी अगर शर्मा होता तो वो भी वहां पे आ जाता। तो इस तरह से इसकी पूरी फिल्टरिंग वर्क होती है। अगर मैं मान लो कि यू लिखूं, तो यू अगर फर्स्ट नेम में भी होगा लास्ट नेम में भी होगा, तो वो सारे के सारे जो भी एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी डिस्प्ले हो जाएंगी। सिमिलरली अगर हम रोल पर जाकर इसको फिल्टर आउट करना चाहते हैं, तो किस तरह से, जावा डेवलपर को अगर मैंने कॉपी किया, तो जावा डेवलपर में अगर रोल में लिखता हूं तो सबमिट करता हूं, तो वो सारे के सारे वो रोल दिखाएगा जो कि जावा डेवलपर के होंगे, और वो वाले नाम दिखाएगा जिसमें फर्स्ट नेम या लास्ट नेम में यू आता हो। तो इस तरह से इसका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। सिंस हमने अभी रोल में आई कंटेन्स नहीं लिखा, तो अगर हम यहाँ पे मान लो कि सिर्फ मैंने जावा लिखा, तो वो उसको नहीं उठाएगा, यानी कि वो हमने आई कंटेंट नहीं लिखा, तो वो सीधा का सीधा पूरी की पूरी वैल्यू को ही कंपेयर करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे कोई रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हुआ। अगर हम इसी को ही आगे एडवांस में करना चाहते हैं, तो रोल में जाकर भी आई कंटेन्स वाली कंडीशन को लिख सकते हैं, डिपार्टमेंट में भी लिख सकते हैं और रोल में भी लिख सकते हैं। मान लो कि अगर हम मैंने इनवैलिड, और इसी के साथ आ जाता है ये एक एरर। ये एरर एक्चुअली मैंने सही से लिखा नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि 2 बार अंडरस्कोर लिखने की ज़रूरत होती है, तो मैंने एक ही बार लिखा है।
तो आपको यहाँ पे रोल अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर आई कंटेन लिखना पड़ेगा, देन उसके बाद रोल, और सिमिलरली ऊपर भी यही चीज कर दूं। अब अगर आप इसी को रिफ्रेश करोगे तो आपको वो सारे के सारे फंक्शन रिजल्ट दिखाई देंगे। तो आई होप अगर हम फिर से जावा की जगह मैं लिख देता हूँ अगर एचआर, तो वो सारे एचआर डिस्प्ले हो जाएंगे, जो भी डिपार्टमेंट जो भी रोल जिनके भी एचआर होंगे। तो इसी के साथ हमने ये पूरे के पूरे 4 मॉड्यूल्स बना लिए हैं, जिनमें हमने व्यू ऑल एम्प्लॉय, ऐड एन एम्प्लॉय, रिमूव एन एम्प्लॉय और फिल्टर एम्प्लॉय डिटेल्स बनाए हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारे मॉड्यूल ऐड कर सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इसी को ही इंप्रूव कर सकते हो। इसी में ही अगर आप थोड़ी बहुत सीएसएस ऐड करोगे तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आप खुद भी बना सकते हो। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आप किसी भी कंपनी में जाओगे, ये आप प्रोजेक्ट किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, फ्रेशर लेवल पर भी और एक्सपीरियंस लेवल पर भी। लेकिन हाँ, डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हो। अभी मैंने आपको बेसिक ये लेआउट बताया कि किस तरह से जेंगो में कोई भी प्रोजेक्ट वर्क करता है, कहां से कंट्रोल कहां जाता है, किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, क्या क्या चीजें होती हैं। अभी मैंने आपको बेसिक चीज ये बताई है। तो आई होप कि आपको इस प्रोजेक्ट की क्लैरिटी हो गई हो। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है उसको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे ये चीज भी बताइएगा कि मेरे पढ़ाने का ढंग आपको किस तरह से लगा है। अगर इसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी और आपके प्लेसमेंट्स में या फिर आपके इंटरव्यू में बहुत ज्यादा हेल्प भी देगी। इसके अलावा मैंने जो सेपरेट वीडियो बनाकर रखी थी जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेंगो डेवलपर में, वो मैं आपको ये चीज कहूंगा थोरली उस चीज को पढ़ लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ये सजेशन भी दे दीजिएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो क्या मैं इसकी एक सीरीज शुरू कर सकता हूं या नहीं। तो कमेंट सेक्शन में जाके डेफिनेटली जरूर बताइएगा। मैं वो आपको बेसिक से समझाऊंगा, बेसिक से लेके जितने भी एडवांस लेवल तक कंसेप्ट होते हैं सारे के सारे कवर अप करूंगा, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।